हेलो स्टूडेंट्स। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की तो पता चला कि उन सभी को इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है। बोलने के लिए भी, लिखने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, समझने में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरह से लाए हैं कि पहले तो ये समझता हूँ मैं आपको कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ नहीं आता है। कुछ नहीं आते तो हमारे हमारे लिए आसान रहेगा कि बिल्कुल बेसिक से हम शुरुआत कर सकें। तो अगर हमें लैंग्वेज और ख़ास तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है। तो पहले लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट समझते हैं। लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एक लैंग्वेज पहले से ही आती है, जिसमें मैं अभी हिंदी भाषा में बात कर रहा हूँ और आपको हिंदी अच्छे से समझ में आती है और आप बोल लेते हो और लिखा हुआ पढ़ भी लेते हो और कोई और बोल रहा हो तो समझ भी लेते हो। इसका मतलब आपको हिंदी लैंग्वेज आती है। सेम काम अगर हमारे किसी और लैंग्वेज को सीखना हो, उसके साथ भी हो जाए तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि हमें वो लैंग्वेज आती है। तो अभी देखते हैं कि हमें हिंदी में जो जो आता है, इंग्लिश में क्या क्या आता है उसके लिए। तो अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो हमें इंग्लिश में क्या आता है। पहले हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम रीडिंग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश में शायद थोड़ा बहुत हम पढ़ भी लें। फिर देखते हैं कि हम हिंदी को बोल सकते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं। हाँ, कोई कठिन भाषा बोले तो शायद ना भी समझ में आए, लेकिन कुछ हद तक हम समझ लेते हैं। और अगर बोलना हो तो हम अपनी भाषा में किसी को समझा सकते हैं। लेकिन क्या इंग्लिश के साथ ऐसा है? नहीं है। अगर है भी तो कुछ एक दो सेंटेंसेस के बाद खत्म हो जाता है। फिर हमारे पास क्या बचता है कि हिंदी में हमें कोई बोल रहा हो तो हमें समझ में भी आता है, अंडरस्टैंडिंग है। इसमें हमारे साथ वो नहीं है, क्योंकि इंग्लिश अगर कोई इंडियन बोलता हो तो शायद समझ में भी आ जाए, लेकिन अगर कोई ब्रिटिशर बोल रहा हो, अमेरिकन बोल रहा हो, तो बहुत मुश्किल होती है समझने में। अगर हम चौथे एस्पेक्ट की बात करें कि क्या हम हिंदी लिख पाते हैं, तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं लिख पाते हैं, लेकिन कई लोग इसमें भी स्ट्रगल करते हैं। कि अगर मैं कहूँ कि उन्हें लिखना है हिंदी को एक लेटर की फॉर्म में या एप्लीकेशन देनी है हिंदी में, तो स्ट्रगल करते हैं। तो खैर, हिंदी में हमें रीडिंग अच्छे से आती है, स्पीकिंग अच्छे से आती है, और हम समझ अच्छे से लेते हैं। राइटिंग में चैलेंज है। सेम काम इंग्लिश में भी इवेलुएट करें तो हमें इंग्लिश में रीडिंग आ रही है, स्पीकिंग नहीं आ रही है, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो रही है सही से, और राइटिंग भी नहीं हो रही है। तो हम चार में से तीन चीज़ों को कर पा रहे हैं, ऐसा मान सकता हूँ मैं। और हिंदी के केस में हम चार में से तीन अपने आप को दे सकते हैं। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। चार में से हम तीन चीजें नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं अपने आप को चार में से हम एक नंबर अपने आप को देंगे इंग्लिश में, और हिंदी में अपने आप को तीन नंबर दे सकते हैं। इस तरह से हमें एक थोड़ा सा अंदाजा लगा कि हमें क्या आता है इंग्लिश में और क्या क्या चीजें हमें हिंदी में आती हैं। तो जब हमने ये समझ लिया है, तब हम इसे आसानी से समझेंगे कि कैसे कैसे ये जो चार में से हमें एक नंबर मिला है, चार में से तीन या चार में से चार नंबर कैसे लाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जब लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज में क्या होता है हमारे सामने, कि हमारे सामने ये सेंटेंसेस आते हैं। अब मैं जो जो बातें बोल रहा हूँ उसे समझाऊंगा भी कि सेंटेंस क्या होता है, वर्ड क्या होते हैं। तो एक बार बचपन में चलते हैं, जब हम फर्स्ट क्लास में थे। तो फर्स्ट क्लास में सबसे पहले जब हम स्कूल गए तो शायद हमें हिंदी तो आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, मैं ऐसा अज्यूम करके चलता हूँ। तो जब हमें हिंदी आती थी तो पहली बार हमारे टीचर्स ने हमें ए, बी, सी, ये सब सिखाया। तो ए बी सी जब हम सीख रहे थे तो उन्होंने ये बोला कि ये क्या है, ये लेटर्स हैं। ए बी सी अक्षर हैं। अक्षर यानी लेटर, LETTER, लेटर यानी अक्षर। हमने पहली बार सीखना शुरू किया तो उन्होंने हमसे बताया कि ये लेटर्स होते हैं और इन लेटर्स को हमें ए से लेकर जेड तक सीखना है। तो मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप ए से लेके जेड तक अच्छे से सीख चुके हैं, लिख सकते हैं।
तो हमने एक चीज और जाना कि जो लेटर हम लिखते हैं ए, उसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक कैपिटल फॉर्म में और एक स्मॉल फॉर्म में। तो हम बोलते हैं कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर। कंप्यूटर में या अपने मोबाइल फोन में आपने देखा होगा कैप्स। कैप्स का मतलब कैपिटल, और ए जो इस तरीके से लिखा है इसे हम बोलते हैं स्मॉल। तो आशा करता हूँ कि आप फर्स्ट क्लास में तो फर्स्ट आ गए, यानी पहली क्लास में आपको जितनी चीजें सीखनी थी आपने सीख ली। अब आप आते हो सेकेंड क्लास में। जब आप दूसरी क्लास में आते हो तब आपको लेटर से वर्ड्स बनाना सिखाते होंगे, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो लेटर से वर्ड्स मतलब आपको पहली बार ए पी पी एल ई एप्पल, पहली बार एप्पल सिखाया गया। तो अगर वैसे तो आप कहोगे ए फॉर एप्पल तो बचपन से ही सीख लिया था, शायद वो फर्स्ट क्लास में ही रहा हो, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि सेकंड क्लास में मान लो आपको सिखाया गया। तो आपने क्या देखा कि ये जो लेटर्स हमने सीखे थे उन लेटर्स का यूज करके हमने 2 3 या 4 लेटर को मिलाकर एक साथ लिख दिया। तो जब ऐसा होता है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स एक साथ आते हैं, यानी कई सारे लेटर्स एक साथ आते हैं और उसकी कोई मीनिंग भी होती है, तो हम उसे वर्ड बोलते हैं। तो हमने अपने रास्ता कैसे कवर किया मैं यहाँ लिखता हूँ, और फिर आप नोट करते जाना कि हाँ सच में हमने ऐसे ही सीखा था। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, लेटर। लेटर्स हमने इंग्लिश में 26 लेटर्स देखे थे। तो ये 26 लेटर्स का जो ग्रुप होता है इसी को हम बोलते हैं अल्फाबेट। तो अल्फाबेट बोलेंगे, तो कभी हम अल्फाबेट्स नहीं बोलेंगे, यानी हम अक्षरों को अल्फाबेट्स नहीं बोलते। असल में अल्फाबेट मतलब ग्रुप ऑफ लेटर। तो अल्फाबेट का प्लूरल भी अल्फाबेट, मतलब अल्फाबेट एक्चुअली एक ग्रुप को दिखा रहा है। और अगर हम अल्फाबेट्स बोलते हैं तो इसका मतलब कई सारे अक्षरों के ग्रुप। आप समझ पाए, हिंदी में वर्णमाला कहते हैं ना, तो वर्णमालाएं तो नहीं बोलते हम, ऐसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स नहीं बोलना है। तो ये याद रखना कि अगर किसी ने ए बी सी लिखा हुआ है तो ये इंग्लिश लेटर्स हैं, ना कि इंग्लिश अल्फाबेट है। तो आप इसे अल्फाबेट्स नहीं बोलना, आप इसे बोलोगे इंग्लिश लेटर्स। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज हमने सीखी कि लेटर्स क्या होते हैं। सेकंड क्लास में हम जब गए तो हमने सीखा वर्ड्स क्या होते हैं। तो वर्ड्स क्या थे, जब हमने कई सारे लेटर्स को एक साथ लिख दिया तो हमें मिला वर्ड्स। अब थर्ड क्लास में जब हम गए और कई सारे वर्ड्स हमने सीखे, वर्ड्स की मीनिंग भी सीखी होगी। तो वर्ड की मीनिंग क्यों सीखनी पड़ती है कि हमें पता रहे कि इस वर्ड को हमें कहाँ यूज करना है। मान लो कि आपको सिर्फ एक लैंग्वेज सीखनी होती, एक भाषा सीखनी होती, तब भी उस भाषा में भी हमें अर्थ पता होने चाहिए। जैसे मैंने कहा ज्यादा, तो ज्यादा कहाँ यूज होगा, है ना। तो इसका भी तो पता होना चाहिए, ज्यादा मतलब कोई चीज एक से अधिक हो तो हम ज्यादा बोलते हैं। तो ऐसे ही ना बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसकी हम मीनिंग सीखते थे। तो ऐसे ही हमने वर्ड सीख लिया। अब हम आते हैं तीसरा, फ्रेज या सेंटेंस में। अब मैंने फ्रेज और सेंटेंस दो अलग अलग चीजें बोली, तो हम इसे दो अलग अलग ढंग से समझेंगे भी। मैंने बोला फ्रेज, PHRASE, फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा वर्ड्स एक साथ आ जाएं लेकिन कंप्लीट मीनिंग ना देते। जैसे मैंने कहा अ ग्लास ऑफ वाटर। अ ग्लास ऑफ वाटर क्या है, एक फ्रेज है, क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है कि क्या कहाँ पे है अ ग्लास ऑफ वाटर। आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर या क्या भी, जो भी हो, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, तो इसे हम बोल देंगे फ्रेज। जैसे हम बोल सकते हैं कि अम, अ, जैसे हम बोलें कि एडिक्टेड टू वाटर। अब एडिक्टेड टू वाटर मैंने बोला, तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। तो 2 3 वर्ड्स जरूर हैं इसके अंदर, कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रही है या कंप्लीट नहीं है, तो हम इसे बोलेंगे फ्रेज। फ्रेजेस को अगर हम कंप्लीट कर दें तो हमें मिलता है सेंटेंस। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमने शुरुआत की थी लेटर से, फिर हम गए वर्ड्स पर,
लेटर मतलब अक्षर, दो या दो से ज्यादा अक्षर मिलते हैं या लेटर्स मिलते हैं तो हमें मिला वर्ड्स। वर्ड को हम हिंदी में बोलते हैं शब्द। शब्द के बाद हम गए थे फ्रेजेस पे। फ्रेज मतलब कि जब दो से ज्यादा वर्ड्स हों लेकिन कंप्लीट मीनिंग ना होते। और फिर उसके बाद हम आते हैं सेंटेंस पे। सेंटेंस यानी वाक्य। तो हम फ्रेज को हम वाक्यांश बोल सकते हैं, यानी वाक्य पूरा नहीं है, थोड़ा सा वाक्य का हिस्सा है तो हम उसे फ्रेज बोलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको फ्रेज और सेंटेंस का मतलब समझ में आ गया हो। तो हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिख दी हैं, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। देखिए, अभी मैं इसी को और आगे बढ़ाऊंगा, तो एक बार याद दिला दूं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा लेटर्स क्या होते हैं। लेटर्स ए से जेड तक आपने सीखा। देखिए, अमेरिका में इस जेड को जी बोलते हैं। तो अगर कोई आपको ए टू जी बोले तो आप समझ लेना कि वो अमेरिकन जेड को जी बोल रहा है, और ब्रिटिशर्स इसे जेड बोलते हैं। तो जेड और जी एक ही चीज है। आपने जी सिनेमा देखा होगा या जी चैनल, तो जी मतलब जेड को ही जी बोल देंगे। तो हमने क्या सीखा था कि लेटर्स ए टू जी होते हैं, और इसे दो तरह से लिख सकते हैं हम लिखने के लिए, कैपिटल और स्मॉल। कैपिटल और स्मॉल, ये सब सीखा हमने। फिर उसके बाद हमने ये भी बोला कि ए टू जी या ए टू जेड जब लिखा गया है तो इसे हम अल्फाबेट बोलेंगे, यानी वर्णमाला बोलेंगे। तो वो अल्फाबेट, ना कि अल्फाबेट्स। तो ए टू जी को हम अल्फाबेट्स नहीं बोलेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार क्योंकि आपको पता होना चाहिए। फिर मुझे आपको ये बताना है कि लिखने में तो हम इसे कैपिटल और स्मॉल लिखते हैं, लेकिन अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड में ये दो तरह के होते हैं। लेटर्स दो तरह के होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट। वॉवल्स, इन्हीं 26 लेटर्स में कितने वॉवल्स होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21। तो इन 5 के अलावा जो भी बचा है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट होता है। अगर हम बोलने या साउंड की स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वॉवल्स बहुत सारे और भी हो सकते हैं, क्योंकि हम अभी उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, साउंड की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ इसी में ग्रुप कर दिया। अदरवाइज हमारे पास कई सारे वॉवल साउंड होते हैं। ये तो 5 ही हैं, लेकिन वॉवल साउंड्स कई सारे होते हैं। उस हिसाब से हम इसे और ज़्यादा डिवीजन कर सकते हैं। तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। अभी हम बेसिक बात कर रहे हैं कि वॉवल 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, 21, इन ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर। तो हमने लेटर्स को तो ग्रुप कर लिया। अब हमारे पास चैलेंज है कि लेटर से बना था वर्ड, तो हम वर्ड को ग्रुप करेंगे। वर्ड को कैसे ग्रुप करेंगे और क्यों ग्रुप करना जरूरी है, एक बार देख लेते हैं। जैसे मैं आपको एक इंग्लिश का सेंटेंस लिख के बताता हूँ, जिससे आप बड़े फैमिलियर हो और आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई एम अ बॉय, या फिर गर्ल, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो अब देखिए आप ध्यान से कि इसमें मैंने 4 अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, और इन चारों को खास तरीके से अरेंज किया हुआ है। आप इनकी अरेंजमेंट देख पा रहे होंगे कि आई के बाद, ए के बाद क्या आ रहा है? आई के बाद एम, फिर एम के बाद ए और बॉय। अगर मैं इसे थोड़ा जंबल कर दूं, यानी इधर उधर कर दूं, बॉय को पहले लिख दूं, फिर एम लिख दूं, फिर आई, फिर ए, तो शायद आपको इसकी मीनिंग ना समझ में आए। यानी ये जंबल्ड है, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं है। यहाँ पे आपने क्या सीखा कि आई के बाद एम ही आना चाहिए, ए आना चाहिए, बॉय आना चाहिए, तभी आपको कंप्लीट मीनिंग समझ में आएगी। तो इसे बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। तो हम अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, कोई तो नियम होगा, कोई रूल बुक होगी जिसके हिसाब से सबने, दुनिया ने सीखा होगा कि आई के बाद एम आना चाहिए, फिर उसके बाद ए आना चाहिए, फिर बॉय आना चाहिए। तो ये जो रूल बुक है या जो नियम है, उस नियम को हम बोलते हैं ग्रामर।
कि वर्ड्स को किसी सेंटेंस में अगर हमें यूज करना है तो किस तरह की स्ट्रक्चर, किस तरह की अरेंजमेंट होगी, वो अरेंजमेंट हमें सिखाता है ग्रामर। तो हम ग्रामर क्यों सीखते हैं? जिससे कि हम सेंटेंस में जो वर्ड्स आ रहे हैं उनके स्ट्रक्चर को समझ पाए और करेक्ट स्ट्रक्चर समझ पाए और किस वर्ड के साथ कौन सा दूसरा वर्ड जुड़ेगा, ऐसी सारी बातें हम ग्रामर के अंदर सीखते हैं। तो अभी हमने एक और वर्ड समझ लिया। लेटर्स के बाद, लेटर, वोवेल्स और साउंड, कॉन्सोनेंट्स के बाद हमने सीखा वर्ड्स। तो वर्ड्स को हमने जब 2-3 वर्ड्स को एक साथ लिखा तो हमने देखा कि ये अरेंज्ड होने चाहिए प्रॉपर, तभी ये मीनिंग देते हैं। और ये अरेंजमेंट हमें कौन सिखाता है? ग्रामर। फिर से हम एक बार देखते हैं कि क्योंकि हमने 4 वर्ड्स एक साथ लिखे थे तो ये चारों वर्ड्स अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो इनका क्या रोल है इस सेंटेंस के अंदर, वो एक बार जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम इनकी क्लासिफिकेशन या इनके टाइप्स की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आई एम अ बॉय आ रहा है। मैं आई की जगह कोई नाम लिख देता हूँ तो ज़्यादा आसान लगेगा। तो मैं इस सेंटेंस को मिटाकर एक नया नाम के साथ कुछ बोलूँगा, जैसे राम इज अ ग्रेट पर्सन। अब ठीक है, तो राम इज अ ग्रेट पर्सन। तो राम एक नाम है ना? तो ये इसके बारे में बात हो रही है, इस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो अगर राम भगवान है तो इनके बारे में बात हो रही है। और क्या बात हो रही है? जो भी बात हो रही है वो प्रेजेंट में हो रही है, यानी राम है। अगर इस का मतलब समझोगे तो राम है। फिर अ यानी ए मतलब यहाँ पर एक है, और ग्रेट मतलब महान, और पर्सन मतलब व्यक्ति। यहाँ ध्यान से देखें तो राम जो कि नाम है एक महान व्यक्ति। हिंदी में तो फिर भी अगर इधर उधर वर्ड हो गए तो हम समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर इधर उधर हो गया तो हम इसे समझ नहीं पाएंगे। तो राम एक महान व्यक्ति है, इसे समझने के लिए हमने 1, 2, 3, 4, 5 वर्ड्स का यूज किया है। अब आप पूछोगे ए तो वर्ड है नहीं, ए तो एक लेटर है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड माना जाएगा इसे। क्यों माना जाएगा मैं अभी बताता हूँ। क्योंकि लेटर अकेले में कोई मीनिंग नहीं देता है, और जब वो मीनिंग देता हो तो हम उसे वर्ड मानते हैं। आप समझ पाए? ए का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ए अगर सेंटेंस के अंदर आता है तो ये एक मीनिंग के साथ आता है, इसलिए हम उसे वर्ड मानते हैं। क्योंकि अभी हमने समझा था कि वर्ड क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स मीनिंग, जो कि हमें अर्थ भी दे। कई सारे लेटर्स जब मिलते हैं और कोई अर्थ निकलता है तो हम उसे एक वर्ड बोलते हैं। तो ए यहाँ पर वर्ड है। तो राम इज अ ग्रेट पर्सन हमने अभी सीखा। इसमें हमने एक चीज देखा कि ये जो राम है ये एक नाम है, यानी इसके बारे में बात हो रही है। और ये जो इज है ये हमें बता रहा है कि ये कब थे। राम एक महान व्यक्ति हैं या थे, यानी ये जो इज आ रहा है ये हमें टाइम की सूचना दे रहा है, यानी टाइम के बारे में बता रहा है। ए हमें क्या बता रहा है कि ये एक महान व्यक्ति थे या कैसे थे, यानी हम इनको एक तरह से इंडिकेट कर रहे हैं। और महान मतलब गुण बता रहे हैं, तो गुण यानी इनकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं। और पर्सन थे या क्या थे, ये भी एक तरह के गुण की बात कर रहे हैं, या हम कुछ और नाम देंगे अभी। तो यानी हमें कई सारे वर्ड्स एक साथ मिले जो कि अपनी अपनी बात कह रहे थे, हर एक वर्ड का एक मतलब था। तो इस हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स आते हैं तो उन वर्ड्स में अलग अलग उनके रोल्स होते हैं। इन रोल्स के हिसाब से किसी भी स्पीच यानी किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड्स आते हैं उनके पार्ट्स को हम अलग अलग करेंगे। पार्ट्स को अलग करेंगे तो हम बोल सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे ये एक स्पीच है, राम इज अ ग्रेट पर्सन, तो इसके अलग अलग वर्ड्स इसके पार्ट्स हैं। तो हमने क्या सीखा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। बचपन में आपको स्कूल में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच
आपने सीखा होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको सिखाया गया होगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। देखिए इसे एडजेक्टिव नहीं बोलना है। ए और डी जब आते हैं तो डी, ए डी और जे जब साथ में आते हैं तो डी साइलेंट करता है, तो हम इसे बोलेंगे एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स, फिर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एक और भी है। यहाँ पे हम ऐड बोलेंगे क्योंकि ए और डी आ रहा है केवल, लेकिन ए डी और जे एक साथ आए तो डी साइलेंट हो जाता है। अब रूल्स ही ऐसे हैं तो हम क्या करें। मुझे पता है आपको ये डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन ऐसा ही है। तो इतने जो हमने लिखे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, और एक और आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन मैं अभी इसे इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस सब चीज़ों को कि शायद आपने ये सब सुना हो। इसके अलावा अगर कहीं पे आपने आर्टिकल भी सुना हो तो भी, तो ये सब आपने कहीं ना कहीं सुने। ये एक्चुअली एक सेंटेंस के पार्ट्स हैं। अभी मैंने बताया था पार्ट्स का मतलब ये अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें पार्ट्स बोलते हैं। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब्स होते हैं जो कि हमें टाइम बताते हैं पहली बात, या हमें कोई एक्शन बता रहे होते हैं। एक्शन मतलब कोई काम बता रहे होते हैं, उस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है या नहीं। जैसे राम इज प्लेइंग, राम खेल रहे हैं, तो राम इज प्लेइंग, यहाँ पर प्लेइंग एक एक्शन है, तो एक्शन बताने वाला वर्ड भी वर्ब कहलाता है। और राम इज प्लेइंग, इज मतलब है, अभी खेल रहे हैं। लेकिन अगर मैंने बोला था राम वॉज प्लेइंग, यानी राम खेल रहे थे। अब आप ये मत समझना मैं उन्हें सम्मान दे रहा हूँ इसलिए खेल रहे थे बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं खेल रहा था बोल सकता हूँ। तो राम खेल रहे हैं, राम खेल रहा है, आप जैसा भी समझ सकें। तो यहाँ पे इज ने टाइम बताया और प्लेइंग ने हमें एक्शन बताया, ये दोनों ही वर्ब्स होती हैं। तो हम अभी क्या सीखने जा रहे हैं? हम सीखने जा रहे हैं एक खास तरह के वर्ब के बारे में। उस वर्ब को बोलेंगे हम टू बी वर्ब्स। टू बी वर्ब्स। तो हम इससे इंट्रोड्यूस होने के लिए हमने इतनी सारी बातें करी हैं, तो आप इसे समझें और फिर हम आगे इसे और डिटेल में समझते हैं। तो वर्ब जैसा कि मैंने अभी बता दिया, थोड़ा मैं और बाकी चीज़ों के बारे में भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक चीज़ है नाउन। नाउन का मतलब होता है नाम। नाउन को वैसे तो हिंदी में संज्ञा कहते हैं, लेकिन आप समझो नाम। किसी भी चीज़ का नाम नाउन हो सकता है। तो जैसे मेरे पास एक गुण है, उस गुण का नाम है ईमानदारी। तो ईमानदारी एक नाम है किसका? गुण का। ऐसे ही मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ, तो शहर का नाम है दिल्ली। तो जो भी नाम होगा उसे हम नाउन कहेंगे। अभी ऐसा ही समझो, फिर हम और डिटेल में जब समझेंगे तो समझ जाएंगे। अगला है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब नाम की जगह कोई भी चीज़ यूज होने वाली। जैसे अगर मैं कहता राम इज अ ग्रेट पर्सन, बार बार मैं राम राम ना बोलूं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ही इज अ ग्रेट पर्सन। अगर मेरे सामने खड़े हैं तो मैं कहूँगा ही इज अ ग्रेट पर्सन। तो मैंने राम की जगह ही यूज कर लिया, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि ही क्या है? प्रोनाउन है। तो अभी हमने तीन चीजें सीख ली। नाम मतलब नाउन, नाउन की जगह कोई चीज यूज हो रही हो तो प्रोनाउन, और फिर कोई भी एक्शन हो रहा हो यानी काम हो रहा हो, जैसे प्लेइंग, स्लीपिंग, कुछ भी, वो भी वर्ब है। और जहाँ पे टाइम बता रहे हो, टाइम मतलब इज मतलब है, तो है मतलब प्रेजेंट टाइम बता रहे हैं ना, तो इसे हम टाइम बोलते हैं। वॉज मतलब भी टाइम ही एक तरह का था, तो टाइम है। तो इस वजह से हम इस तरह से हमने तीन चीजें सीखी, नाउन, वर्ब एंड प्रोनाउन। बाकी चीजें भी एक एक करके सीखेंगे, फिलहाल के लिए हम इसे यहीं पे रोकते हैं। फिर हम अपने टॉपिक पे चलते हैं जो हम सीखने के लिए आए हैं यहाँ पर, टू बी वर्ब्स। ये मैं जानता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैंने उन्हीं स्टूडेंट्स को ध्यान में रखा हुआ है जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है।
या बिल्कुल वो शुरुआत से सीखना चाहते हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि जो भी स्टूडेंट इंग्लिश के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको ये स्ट्रगल से मुक्ति मिल जाए। और मैं समझता हूँ कि टीचर्स बहुत सारे हैं जो पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा इस समय मेला सा है कि यहाँ पे आकर लोग खो जाते हैं। तो मैं इसीलिए बिल्कुल बहुत आराम आराम से आपको ये सिखाना चाहता हूँ। भले ही इसमें 2-4 लोग ही सीख पाएँ, लेकिन कम से कम भी सीखेंगे तो भी मुझे बहुत खुशी होगी कि एटलीस्ट वो ज़ीरो से लेके एंड तक सीख पाए। तो एक बार फिर से याद दिलाता हूँ कि मैंने आपको क्या बताया। मैंने शुरुआत की थी कि इंग्लिश हमें सीखना है। इंग्लिश में सबसे पहले हम अक्षर सीखते हैं। तो जब अक्षर सीखते हैं तो अक्षर का जो ग्रुप बनता है A to Z, उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। फिर हमने सीखा कि कई सारे अल्फ़ाबेट मतलब कई सारे लेटर्स, कई सारे अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलना है कभी भी हमें। अल्फ़ाबेट्स मतलब एक ग्रुप। तो कई सारे जब लेटर्स मिलते हैं, तो लेटर्स मिलते हैं तो वर्ड बनाते हैं। लेकिन कोई भी लेटर मिलके वर्ड नहीं बना सकते। जैसे ABC लिख दिया मैंने, तो ABC कोई मीनिंग नहीं है इसकी, तो हम इसे वर्ड नहीं बोलेंगे। तो ऐसे ही अगर हाँ इसकी कोई मीनिंग मिलती हो, जैसे MLA यानी हमारे विधायक, MP यानी सांसद, तो ये एक मीनिंग दे रहा है तो हम इसे वर्ड बोल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया लेटर, लेटर के बाद वर्ड्स, और फिर वर्ड्स के बाद फ्रेजेस, और फ्रेजेस के बाद सेंटेंस। तो एक बार फिर से याद दिलाऊं कि लेटर मतलब अक्षर, अक्षर के ग्रुप को बोलते हैं अल्फाबेट, अक्षरों से बना वर्ड, और दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स लेकिन कंप्लीट मीनिंग ना देते हों तो बोलेंगे फ्रेजेस, और फ्रेजेस से बनता है सेंटेंस। जैसे आई लाइक टू ड्रिंक वाटर। तो अब इसमें एक कंप्लीट मीनिंग है कि मैं पानी पीना पसंद करता हूँ, लेकिन केवल लिखा हो ड्रिंक वाटर तो ये बना एक फ्रेज। तो ऐसे ही फ्रेज को कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो खैर अभी हम डिटेल में ग्रामर नहीं सीख रहे हैं, बस थोड़े टर्म्स हमें पता होने चाहिए शुरुआत में, इसलिए मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। अब जबकि हमने ये समझ लिया, एक बार रिवाइज भी करा दिया, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि वर्ड्स को हमने 8 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया था। 8 कैटेगरी में हमने नाउन देख लिए थे। नाउन मतलब नाम, नाम की जगह कोई चीज़ आए तो प्रोनाउन। और फिर ये अगर नाउन और प्रोनाउन कोई एक्शन कर रहे हों, कोई काम कर रहे हों, या फिर कोई टाइम बता रहे हों, तो हम इसे वर्ब कहते हैं। तो हमने नाउन और प्रोनाउन वर्ब 3 चीज़ें देख ली हैं। वैसे आप चाहेंगे तो मैं सारी चीज़ें बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ अभी कि सारी चीज़ें एक साथ बता दी जाए। तो इन 3 चीज़ों को समझते हैं, फिर एक एक करके एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब भी सीख लेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास समझना है हमें कि टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या होती है और इनका यूज़ हम सेंटेंस में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम बहुत बचपन से ही एक दो सेंटेंसेस इंग्लिश के ज़रूर जानते हैं। जैसे माई नेम इज़, माई नेम इज़, जो भी हो आपका नाम, तो माई नेम इज़ मेरा नाम है, क्या यहाँ पे आपने लिख दिया। तो यहाँ पर आपने ये जो इज़ लगाया है, इस इज़ को बोलते हैं बी फॉर्म ऑफ वर्ब। बी मतलब होना, तो यानी किसी चीज़ के होने को बताते हैं ये सारे वर्ब्स, यानी ये सारी क्रियाएं किसी चीज़ के होने को बताती हैं। तो हमने इसीलिए सबसे पहला टॉपिक यही चूज़ किया है कि हम सबसे पहले ये सीखेंगे। तो टू बी फॉर्म वर्ब मतलब कुछ होना, और होना मतलब जैसे माई नेम इज़, मान लीजिए माई नेम इज़ आशीष, माई नेम इज़ आशीष। आशीष मेरे एक फेवरेट स्टूडेंट का नाम है, तो मैंने आशीष लिखा, माई नेम इज आशीष। तो आशीष मान लो है, तो इसलिए माई नेम इज आशीष। और अगर इज की जगह मैं ये बोलना चाहता कि मेरा नाम आशीष था,
अब मैंने अपना नाम चेंज कर लिया है, तो माई नेम वॉज आशीष हो जाएगा। तो ये भी तो एक चीज के होने का ही संदेश दे रही है, यानी बता रही है। तो मान लो आपने आशीष ने क्या किया, पहले आशीष का नाम था आशीष ऑब्वियसली, तो माई नेम इज आशीष बोला उन्होंने। फिर आशीष ने बोला कि मैं अपना नाम चेंज कर रहा हूँ, मैं लिखूंगा माई नेम इज मिस्टर आशीष, या मिस्टर नहीं तो माई नेम इज आशीष ठाकुर। तो उन्होंने अपना नाम बदल के आशीष और ऐड कर लिया ठाकुर। तो नहीं सॉरी, मैंने गलत बोला, पहले उन्होंने अपना नाम आशीष ठाकुर रखा था, माई नेम वॉज आशीष ठाकुर, लेकिन अब उनका नाम क्या हो गया है, माई नेम इज आशीष। उन्होंने अपना नाम बोला कि मेरा नाम आशीष है अब। और अगर वो चाहते हैं कि अब मैं इसमें श्री भी लगा दूं या मिस्टर लगा दूं, तो क्या बोलेंगे, माई नेम विल बी मिस्टर आशीष ठाकुर। तो यानी अभी क्या हुआ कि हमने होने को ही, यानी है को तीन अलग अलग समय पे देखा, यानी कोई चीज है, थी और होगी। होगी को मैंने लिखा विल बी। तो हम क्या सीख रहे हैं कि जो टू बी फॉर्म वर्ब्स हैं वो हम प्रेजेंट में यानी अभी के समय पर जो बीत चुका है उसके लिए और जो आने वाला है उसके लिए, तीनों के लिए सीखने वाले हैं। जैसे पहले हम देखेंगे पास्ट क्या था, फिर प्रेजेंट क्या है, और फिर उसके बाद फ्यूचर में क्या होगा। तो ये तीन तरह के समय होते हैं। तो प्रेजेंट के लिए हमें जो बी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है वो करनी है इज, एम एंड आर। पास्ट के लिए जो हमें यूज करना है वो है वॉज एंड वर, WERE वर। इसे वेयर नहीं बोलेंगे, वर बोलेंगे। और फ्यूचर के लिए हम बोलेंगे शैल बी एंड विल बी। तो आप समझ पा रहे हो, टू बी फॉर्म वर्ब्स को हमने तीन अलग अलग टाइम पे डिवाइड कर लिया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में हम बोलेंगे इज, एम, आर को, पास्ट वॉज एंड वर, फ्यूचर शैल बी एंड विल बी। तो अब हमें इन्हीं टू बी वर्ब्स को यूज करना है और सेंटेंसेस बनाने हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। जैसे मैंने आपके लिए प्रेजेंट वाले टू बी फॉर्म वर्ब्स को एक साथ लिखा है। जैसे हमें ये सीखना होगा कि इसमें हमने सीखा था इज, एम एंड आर। तो इज किनके साथ यूज होता है, ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो। अभी हमने नाउन पढ़े हैं ना, नाउन मतलब नाम, किसी भी तरह का नाम। तो लड़का भी एक तरह के ग्रुप का नाम है। तो बॉय अगर एक लड़का है तो, और बॉयज यानी बहुत सारे लड़के हैं तो जब एक लड़का होगा तो इसे बोलेंगे सिंगुलर नाउन, और बहुत सारे होंगे तो प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन्स। तो सिंगुलर नाउन्स के साथ इज यूज होता है। यानी अगर मैंने बोला बॉय तो बॉय के साथ होगा इज, और अगर मैंने बोला बॉयज यानी कई सारे लड़के तो इसके साथ होगा प्लूरल के लिए जो यूज होता है आर। ठीक है। और केवल आई के साथ हम यूज करते हैं एम। आई के साथ एम, बॉय के साथ इज, बॉयज के साथ आर, और इसके अलावा हमने अभी यहाँ देखा ही के साथ भी इज, शी के साथ भी इज, इट के साथ भी इज। आई के साथ एम, यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर, और प्लूरल नाउन्स जैसे मैंने बोला बॉयज, इसके साथ हमें क्या यूज करना है, आर। सो शायद आपको समझ में आ गया हो कि इज किन के साथ यूज होगा, ही, शी, इट। और कोई भी सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन में कोई नेम हो, सिंपली कोई नाम होगा उसमें तो हो गई, और कोई सिंगुलर नाउन जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल से बताया बॉय, गर्ल, इनके साथ इज। सेम अगर वो एम सीखना है तो आई के साथ ही एम यूज होता है, और अगर हमें आर सीखना है तो आर किसके साथ यूज होगा, यू, वी, दे, THEY, दे। यू मतलब तुम, वी मतलब हम,
दे मतलब वे। और प्लूरल नाउन जैसे बॉयज मैंने अभी बताया, इनके साथ हम आर यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है ही इज अ स्टूडेंट, वह एक छात्र है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। दे आर फ्रेंड्स, वे दोस्त हैं। तो अभी हमें यहाँ पर इतना सा सीखा है हमने कि ही के साथ इज आता है, आई के साथ एम आता है, दे के साथ आर आता है। इसके आगे हमें क्या लिखना है वो हम अभी बात करते हैं इसकी। तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो अगर, तो हम इसे और आगे समझते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक चीज़ें अभी समझ में आने लग गई होंगी, और नहीं समझ में आती हैं तो मुझे आप बता देना, मैं इसे एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। और अगर आपको शिकायत हो रही हो मुझसे कि मैं हर एक चीज़ को डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, तो आपकी शिकायत अभी गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि डिटेल में हमें अभी नहीं सीखना चाहिए। अभी हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो बेहतर होगा। तो फिर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमें बी फॉर्म वर्ब्स को यूज करना था, टू बी वर्ब्स को। इन्हें हम बोलते हैं टू बी वर्ब्स। तो टू बी वर्ब्स हम सीख रहे थे, या हम बी फॉर्म ऑफ वर्ब सीख रहे थे। इसे हम बी फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोल सकते हैं, टू बी वर्ब्स भी बोल सकते हैं। तो हम ये सीख रहे थे, तो हमने ये देखा कि सबसे पहले तो हमें एक ये ही, आई, दे, ये सब यूज करना है, क्योंकि हम इनके बारे में बात हो रही है कर रहे हैं, यानी वह, मैं, वे, जिनके बारे में बात हो रही होगी हम उन्हें बोलते हैं सब्जेक्ट। अब आपके लिए एक नया वर्ड आ गया, सब्जेक्ट। हिंदी में से बोलते हैं कर्ता, जिसके बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन, या आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, कुछ भी। सब्जेक्ट के बाद हमें यूज करना है इन्हीं वर्ब्स को, टू बी वर्ब्स को। तो टू बी वर्ब्स में हमारे पास है इज, एम, या आर, क्योंकि अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं इसलिए। फिर उसके बाद हमारे पास है जो भी बची हुई चीजें हैं। तो जो भी बची हुई चीजें हैं, जैसे यहाँ पे आई, ही इज अ स्टूडेंट है, आई एम हैप्पी है, दे आर फ्रेंड्स है। तो ये जो बची हुई चीजें हैं इन्हें अभी हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। तो आप ये समझें, अगर आपके मन में आ रहा हो कि सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट नहीं बोलते इसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं अभी, क्योंकि इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ टाइम की बात हो रही है। इज, एम, आर हमें टाइम बता रहा है, तो इसे हम आगे हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, ना कि ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो हम इसी तरह से कुछ सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे वह एक छात्र है, तो ही इज अ स्टूडेंट। तो वह एक छात्रा है, तो शी इज अ स्टूडेंट। आई एम हैप्पी है यहाँ पर, तो आई एम सैड बोल सकते हो आप, मैं दुखी हूँ। मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ। दे आर फ्रेंड्स है, तो दे आर, आप टीचर्स बोल सकते हो, TEACHERS, टीचर्स। तो आपने देखा कि एक सेंटेंस की मदद से हम कई सारे सेंटेंसेस बना पा रहे हैं, क्योंकि हमें एक खास तरह के स्ट्रक्चर का पता चल चुका है। आई एम सैड, दे आर फ्रेंड्स, दे आर टीचर्स। तो अगर आप ऐसे करते हो तो आप कई सारे सेंटेंसेस तो इन्हीं तीन सेंटेंसेस से बना सकते हो। तो हमारे पास तो बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने की कैपेसिटी अभी से ही डेवलप हो गई हमारी। तो अब हम इसके आगे समझते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। देखिए, जो भी सेंटेंस हम बोल रहे हैं ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। पॉजिटिव मतलब कि ये हाँ में है इसका जवाब, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, यानी ना में जवाब नहीं आ रहा है। तो आप चाहते हो कि अगर आपको ना में जवाब देना है तो उसे कैसे बनाना है वो भी हम सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ही इज अ स्टूडेंट है, तो मैंने अभी जो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंसेस का। इंग्लिश में पॉजिटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव,
एफर्मेटिव को पॉजिटिव भी बोल सकते हो। पॉजिटिव मतलब इसमें यस आ रहा है आंसर कि हाँ ये स्टूडेंट है, मैं खुश हूँ। अगर नेगेटिव बोलना है तो नेगेटिव में क्या करना है कि इन्हीं जो टू बी वर्ब्स यूज गई हैं उसके बाद आपको नॉट लगाकर फिर कॉम्प्लीमेंट यूज करना है। तो ही इज अ स्टूडेंट है, वह एक छात्र है, वह एक छात्र नहीं है। तो छात्र नहीं है तो उसके लिए बोलेंगे ही इज नॉट अ स्टूडेंट। ये अच्छा है ना, आपने सीखा पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना। आई एम हैप्पी तो इसको हम बोल सकते हैं आई एम नॉट हैप्पी। सिंपल है। ऐसे ही दे आर फ्रेंड्स तो दे आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर नॉट फ्रेंड्स, FRIENDS। तो इस तरह से हमने दो तरह के सेंटेंसेस बोलने सीख लिए हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मेरे साथ में रिपीट करो तो आप रिपीट कर सकते हो कि आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर तो आप क्या बोलोगे नेगेटिव में? आई एम नॉट अ टीचर। सिंपल है ना। तो ऐसे आप अपने घर पे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसके बाद अगर आप जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आपके रूम में अवेलेबल होंगी या आप जहाँ पे भी होंगे वहाँ पर सिर्फ आपको अपने आप के बारे में बताना है कि मैं हूँ तो आई एम बोल सकते हो। कोई और है ही इज बोल सकते हो या शी इज बोल सकते हो। तो शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ टीचर। तो जैसे ही आपने शी इज अ डॉक्टर बोला तो शी इज नॉट अ डॉक्टर भी बोल सकते हो। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस बना लोगे। देखिए मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, इसका कारण अभी मैंने आपको बता दिया था कि मैं जानता हूँ कि आप अभी बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हो। मैं चाहूँ तो ये वीडियो और लंबी कर सकता हूँ और इसमें पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमें थोड़ा थोड़ा करके सीखना चाहिए। फिर भी आप चाहें तो मुझे आप कमेंट करके बता देना कि इसके आगे आपको अभी सीखना है तो मैं उसके आगे की वीडियो बना के दे दूँगा। इस स्लाइड में और भी बहुत सारे मतलब इस पूरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में और भी स्लाइड्स हैं तो मैं उन स्लाइड्स को अभी नहीं सिखा रहा हूँ, बस इतनी स्लाइड अभी सीख लो। फिर जैसे ही आप मुझे बताते हो कि मुझे नेक्स्ट सीख चाहिए तो मैं उस तरह की वीडियो कल ले आऊँगा आपके लिए या नेक्स्ट डे ले आऊँगा, तो आप मुझे बता देना। तो अभी इसे यहीं रोकते हैं। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ और एक बार पूरा रिवाइज करा रहा हूँ दोबारा से। हमने शुरुआत की थी लेटर से, यानी अक्षर क्या होते हैं। लेटर से हमने बनाया था वर्ड, फिर वर्ड से हमने बनाया था फ्रेज, फ्रेज से हमने बनाया सेंटेंस, और फिर सेंटेंस में हमने वापस सेंटेंस देखने से पहले हमने देखा कि वर्ड्स को हम 8-9 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं कि वर्ड या तो नाउन होगा या प्रोनाउन वर्ब या एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन, कंजंक्शन या आर्टिकल होगा। तो हमने वर्ड्स में कई कैटेगरी बना ली थी। तो एक कैटेगरी की डिस्कशन अभी हम कर रहे हैं वर्ब। वर्ब या तो हमें एक्शन बताता है या हमें टाइम बताता है। तो हमने अभी जो वर्ब लिए हैं वो हमें टाइम बता रहे हैं। इज, एम, आर, यानी ये प्रेजेंट का टाइम बता रहे हैं हमें। तो हमने पहले ये सीख लिया। इसके बाद हम गए थे सेंटेंस सीखने के लिए। तो सेंटेंस जब हमने बनाया तो पहला सेंटेंस हमने यहाँ पे देखा था ही इज अ स्टूडेंट। तो मैंने कहा था कि ये हमें यस का आंसर दे रहा है, इसलिए ये किस टाइप का सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंसेस में भी बदल सकते हैं। तो क्या करना होता है उसके लिए? सब्जेक्ट, बी फॉर्म वर्ब, उसके बाद नॉट यूज करना है और फिर कॉम्प्लीमेंट यूज करना है। तो फिर आपने इस तरह से बना भी लिए थे सेंटेंसेस, जैसे ही इज अ स्टूडेंट को ही इज नॉट अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट आई एम नॉट, या आई एम हैप्पी तो आपने बोला आई एम नॉट हैप्पी। दे आर फ्रेंड्स तो दे आर नॉट फ्रेंड्स। तो इतना हमने सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बात करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई आपको ये सिखाने में। आशा करता हूँ कि आपको भी इतनी खुशी हुई होगी। जैसा भी आपको फील होता है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।
तो मैं उससे और आगे इम्प्रूव करके आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। बाय। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से बात करेंगे।